आज की कहानी है सहारा। विद्यावती अनाथालय के भीतर वाले मैदान में कुछ अनाथ बच्चे रबड़ की गेंद से खेल रहे थे। उनकी आयु 10-12 वर्ष थी। वे निशाना साधकर एक दूसरे की पीठ पर गेंद से प्रहार करने का प्रयत्न करते थे और बचते बचते इधर उधर भाग रहे थे। जब गेंद किसी बच्चे की पीठ पर लगती तो एक साथ सब शोर मचाने लगते। थोड़ी ही दूर सबसे अलग थलग एक नन्हा बच्चा बैठा हुआ था। उसकी उम्र लगभग 5 वर्ष थी। उसका ध्यान गेंद से खेल रहे बच्चों की तरफ नहीं था। वह अपने आप में मस्त जमीन पर बैठा घास के साथ खेल रहा था। सूख कर टूटे और बिखरे हुए घास के तिनकों को उठाकर वह हरी भरी घास में मिलाने का प्रयत्न कर रहा था। वह कभी मुस्कुरा देता और कभी उदास हो जाता। डग 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 उसे आश्रम के बाहर सड़क की ओर से आती ध्वनि सुनाई पड़ी। तभी उसकी तंद्रा टूटी। उसने सिर उठाकर देखा। सामने अनाथालय का लोहे की सलाखों का मुख्य द्वार था। मोटी मोटी सलाखों में थोड़ा थोड़ा फासला था। जब किसी को भीतर या बाहर आना जाना होता तो चौकीदार उसे खोलता था। नजदीक ही टिन का एक छप्पर बना हुआ था जहाँ चौकीदार बैठता था। डग 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 ध्वनि अब करीब से सुनाई दे रही थी। वह नन्हा एकटक उसी ओर निहार रहा था। अचानक वह उठा और मुख्य द्वार की ओर चल पड़ा। लोहे की सलाखों के बीच में से उसने देखा कि एक महिला सिर पर टोकरी उठाए जा रही है और उसके पीछे एक खिलौना गाड़ी सरक रही है। उस महिला ने एक मोटे धागे से खिलौना गाड़ी को बांध रखा था और धागा अपने हाथ में पकड़ रखा था। लकड़ी की दो पतली डंडियां उस गाड़ी पर बारी बारी से प्रहार करती थी। इसी कारण डग 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 की ध्वनि उभर रही थी। वह उच्च स्वर में बोल रही थी, खिलौना गाड़ी ले लो, खिलौना गाड़ी। नन्हे का ध्यान उस खिलौना गाड़ी वाली महिला की तरफ नहीं था। उसका ध्यान तो उसकी आवाज़, गाड़ी के स्वर और खिलौना गाड़ी पर केंद्रित था। जैसे ही खिलौना गाड़ी छोटे छोटे चार पहियों पर सरकती हुई द्वार के सामने से गुजरी, नन्हा द्वार की मोटी सलाखों के छोटे फासले में से घुसकर सरकता हुआ द्वार से बाहर निकल गया। चौकीदार कुछ दूरी पर बैठा हुआ था। मैदान के दूसरी ओर कुछ महिलाएं और पुरुष मीठी धूप का आनंद उठाते हुए गपशप में मशगूल थे। वे अनाथ बच्चों के शिक्षक व संरक्षक थे। किसी का भी ध्यान उस नन्हे बालक की तरफ नहीं गया। सड़क पर कई वाहन आ जा रहे थे। फुटपाथ पर आगे आगे वह महिला जा रही थी। उसके पीछे डगडग करती खिलौना गाड़ी सरक रही थी। उनके पीछे नन्हा अपने नन्हे पाँव से लंबे डग भरने का प्रयत्न करते हुए उस गाड़ी को पकड़ने की भरपूर कोशिश कर रहा था। 3-4 बार वह इस कोशिश में नाकाम हो चुका था। धीरे धीरे फासला बढ़ता गया। वह महिला और खिलौना गाड़ी दूर निकल गई। नन्हा काफी पीछे छूट गया। अब खिलौना गाड़ी उसकी आंखों से ओझल हो गई थी। सड़क पर बहुत भीड़ थी। स्कूटर, साइकिलें, कारें और ट्रक एक तरफ से दूसरी तरफ भागे जा रहे थे। फुटपाथ पर भी आम दरफ्त करते लोगों की भीड़ थी। परंतु नन्हा एकदम अकेला था। वह अकेला ही किसी अनजान डगर की ओर बढ़ता चला जा रहा था। वह नन्हा मुसाफिर कई बार ठोकरें खाकर गिरा, उठा और फिर चल पड़ा। चलते चलते अचानक उसे चौं 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 का स्वर सुनाई दिया। रुककर उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, परंतु कुछ दिखाई नहीं दिया। जैसे ही वह आगे बढ़ने लगा, स्वर फिर सुनाई दिया। इस बार उसकी नज़र एक जगह पर जाकर टिक गई। उसने देखा कि नाली के किनारे एक छोटे पिल्ले की टांग एक छोटे से पत्थर के नीचे दबी हुई है। शायद इसी कारण वह पीड़ा से कराह रहा था। नन्हा धीरे धीरे उसके पास गया। उसने पत्थर को अपने नन्हे हाथों से दूसरी तरफ सरका दिया। पिल्ले की टांग छूट गई। वह हर्षित होकर पूंछ हिलाता हुआ नन्हे के पांव चाटने लगा। शायद वह उसका शुक्रिया अदा कर रहा था। शैतान पप्पी, पीछे हट, नन्हे ने धीरे से कहा। उसके नंगे पांव में गुदगुदी होने लगी। वह धीरे से हंसा। हंसना उसे भला लगा। वह और जोर से हंसने लगा। पप्पी भी सिर हिलाता हुआ नाचने लगा। जोर से हिलती हुई उसकी दुम उसके खुश होने का इजहार कर रही थी। दो अजनबियों में पल भर में मित्रता हो गई। नन्हे को एक साथी मिल गया। अब वह दुनिया के मेले में अकेला नहीं था। वह फुटपाथ पर आगे बढ़ने लगा। पप्पी भी दुम हिलाता हुआ उसके पीछे पीछे चलने लगा। सड़क की दूसरी तरफ फुटपाथ पर कोई पुरुष गुब्बारे बेच रहा था। नन्हे ने जब लाल, पीले, नीले गुब्बारे देखे तो उसका मन उन्हें पाने के लिए ललचा उठा। पप्पी कभी गुब्बारों को देखता, कभी नन्हे को।
तो कभी आते जाते वाहनों को। सड़क पार करने में उसे खतरा महसूस हुआ। नन्हा अभी तक गुब्बारों को ललचाई निगाहों से देख रहा था। जैसे ही वह गुब्बारे को पाने के लिए सड़क पार करने लगा, उसी वक्त पप्पी उसके सामने आ गया और उसके पांव पर जीभ से गुदगुदी करने लगा। उसका ध्यान गुब्बारों से हट गया। वह जोर जोर से हंसने लगा। अचानक पप्पी फुटपाथ पर भागने लगा। नन्हा भी उसके पीछे भागा। पप्पी नन्हे को पीछे भगाते हुए उस गुब्बारे वाले से काफी दूर ले गया। फिर दोनों बैठकर हाँफने लगे। नन्हा अब गुब्बारों को भूल गया था, इसीलिए पप्पी भी निश्चिंत था। पुलिस के दो सिपाही आपस में बातचीत करते जा रहे थे। एक ने कहा, कहाँ गया होगा? अगर नहीं मिला तो थाने जाकर क्या मुंह दिखाएंगे? थानेदार साहब बहुत नाराज होंगे। दूसरा बोला, हुलिया क्या बताया था साहब ने? काली आंखें, भूरे बाल, नाक चपटी, दाएं पांव पर एक सफेद निशान वगैरह वगैरह। भाई, उसे खोजते खोजते तो मैं थक कर चूर हो गया हूँ। पता नहीं उसे जमीन निगल गई या आसमान खा गया। बच्चा है, ज्यादा दूर नहीं जा सकता। हिम्मत मत हारो, चलो उस तरफ देखते हैं। बतियाते हुए वे आगे निकल गए। बाजार कभी का बंद हो चुका था। सड़कें सुनसान थी। रात गहराने लगी थी। ठंडी तेज हवा चल रही थी। नन्हे और पप्पी की टांगें दिन भर भटकते भटकते थक चुकी थी। रात के अंधेरे में सुनसान सड़क पर चलते चलते वे दोनों एक बंद दुकान के आगे पड़ी एक मेज के नीचे जाकर बैठ गए। इधर उधर आंखें घुमाते हुए दोनों सिपाही आगे निकल गए। वे दोनों को नहीं देख सके क्योंकि जहां वे बैठे थे वहां अंधेरा था। आंखों में निद्रा घेर आई थी। वे दोनों वहीं पर सोने का प्रयत्न करने लगे। ठंड के कारण वे थर थर कांप रहे थे। अचानक नन्हे को पप्पी का स्वर सुनाई दिया। उसने इधर उधर देखा। पप्पी का मुंह एक नाली में फंसा हुआ था। नन्हे ने उसे खींचकर बाहर निकाला तो देखा कि उसके मुंह में एक कपड़ा है जिसे वह नाली के रास्ते दुकान के भीतर से बाहर खींचने का प्रयत्न कर रहा था। अब दोनों ने उस कपड़े को बाहर खींचा तो देखा कि वह एक छोटी सी चादर है। नन्हे ने वह चादर अपने ऊपर ओढ़ ली। पप्पी भी उसके भीतर घुस गया। लेकिन समस्या अभी हल नहीं हुई थी। दोनों के पेट में चूहे दौड़ रहे थे। उन्हें भूख सता रही थी। थोड़ी देर बाद पप्पी उठकर कहीं चला गया तो नन्हा अपने आप को अकेला महसूस करने लगा। वह दुबक कर बैठ गया। उसने महसूस किया कि वह अपने मित्र के बिना नहीं रह सकता। उसके बिना वह एकदम अकेला है। तभी पप्पी वापस आ गया। उसके मुंह में डबल रोटी थी जिसे वह बहुत कठिनाई से उठाकर लाया था। उसको देखकर नन्हे का चेहरा खिल उठा। दोनों ने मिलकर डबल रोटी खाई। पेट की आग तो ठंडी हो गई, परंतु समस्या अब भी हल नहीं हुई थी। उन्हें एक नल दिखाई पड़ा, लेकिन उसका मुंह इतना ऊंचा था कि वे वहां तक नहीं पहुंच सकते थे। वे होठों पर जबान फेरते हुए नल को घूरने लगे। पप्पी कूदकर नन्हे के कंधे पर सवार हो गया, परंतु व्यर्थ। उसने गर्दन घुमाई, पर मदद करने वाला कोई न था। पप्पी नीचे कूद पड़ा। दोनों प्यासे ही वहां से लौट गए। पौ फट चुकी थी। चारों ओर सफेदी छा गई थी। वे दोनों फुटपाथ के किनारे बैठे हुए थे। दूसरी तरफ से आ रहे दोनों सिपाहियों की निगाह उन पर पड़ी। एक ने ऊंचे स्वर में कहा, वह रहा, पकड़ो, भागने न पाए। उनके नजदीक पहुंचकर एक सिपाही ने जंजीर पप्पी के गले में डालते हुए राहत की सांस ली। नाक में दम कर रखा था इसने। रात को थाने में विधायक साहब का फोन आया था। कह रहे थे कि अगर पप्पी नहीं मिला तो हमें नौकरी से निलंबित कर दिया जाएगा। थानेदार भी गुस्से से लाल पीले हो रहे थे। आखिर हमने इसे पकड़ ही लिया। पप्पी स्वयं को उनकी गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश में लगातार भौंक रहा था। वह उनके साथ नहीं जाना चाहता था, परंतु सिपाही जंजीर को खींचने लगा। नन्हा उदास नजरों से उन्हें जाते हुए तब तक देखता रहा जब तक कि वे उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गए। पप्पी का स्वर अभी तक उसके कानों में गूंज रहा था। पप्पी को खोजने वाले बहुत थे, परंतु नन्हे को ढूंढने वाला कोई न था। वह फिर अकेला हो गया। उसका मित्र चला गया था, इसलिए वह बहुत दुखी था। रंग बिरंगे फूलों भरे उद्यान में नन्हा घास पर बैठा हुआ था। सामने मैदान में उसी की उम्र के बच्चे खेल कूद में मग्न थे। उनसे थोड़ी दूर पर उनकी अध्यापिका बैठी हुई थी। नन्हा उनको घूर रहा था। तभी पप्पी वहां पहुंच गया और नन्हे के पाँव में गुदगुदी करने लगा। नन्हे ने जब उसे देखा तो खुशी के मारे जोर जोर से हंसने लगा। पप्पी उसके पाँव चाटकर अपने प्यार का इजहार कर रहा था।
वह जता रहा था कि वह अपने प्रिय मित्र को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। नन्हे ने उसे गोद में बैठा लिया और उसके शरीर पर हाथ फेरने लगा। थोड़ी देर बाद नन्हा भी बच्चों के साथ खेल कूद में मस्त हो गया। पप्पी भी नाचने लगा। शाम को जब बच्चे लौटने लगे तो नन्हा भी उनके साथ ही बस में सवार हो गया। अध्यापिका का ध्यान उसकी तरफ नहीं गया। नन्हे के पाँव के पास पप्पी भी चुपचाप बैठा हुआ था। वह भी कूदता हुआ बस में सवार हो गया था। बस जब स्कूल के नज़दीक पहुंची तो बच्चों का शोरगुल सुनकर सेठ धनराज की पत्नी आशा ने खिड़की से झांक कर देखा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह भरे गले से पति की ओर देखते हुए बोली, मेरा पप्पू भी इन बच्चों के साथ पिकनिक पर जाने वाला था। ये उसी की कक्षा के छात्र हैं। सेठ धनराज के बंगले में मातम छाया हुआ था। उनका इकलौता बेटा पप्पू कांति प्रसाद प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। 4 दिन पहले जब वह स्कूल गया तो लौटकर नहीं आया। धनराज की पत्नी आशा खुद बेटे को स्कूल लेने जाती थी। उस दिन किसी कारणवश वह समय पर नहीं पहुंच सकी थी। स्कूल के द्वार के पास पप्पू अपनी माँ का इंतजार कर रहा था। जब वह वहां नहीं पहुंची तो वह अकेला सड़क पार करने लगा, परंतु अचानक ही तेज गति से एक ट्रक आया और पप्पू को कुचलता हुआ चला गया। घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई थी। आशा का रो रो कर बुरा हाल था। वह एक ही रट लगाए हुए थी, मुझे मेरा पप्पू चाहिए, मुझे मेरा पप्पू चाहिए, मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकती। धनराज ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, आशा, जीवन में इंसान को कुछ दुख ऐसे भी मिलते हैं जिन्हें उसे झेलना ही पड़ता है। हिम्मत से काम लो। आशा ने सिसकियां लेते हुए कहा, आप जानते हैं कि जब पप्पू का जन्म हुआ था तो मुझे ऑपरेशन करवाना पड़ा था। अब तो मैं दूसरे बच्चे को जन्म देने में भी असमर्थ हूँ। मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। पप्पू के जाने के बाद मेरी जीने की तमन्ना ही खत्म हो गई है। मृत्यु एक कड़वी सच्चाई है, हमें उस सच्चाई का सामना करना होगा। धनराज का स्वर भी उदासी में डूबा हुआ था। तभी द्वार पर घंटी बजी। धनराज ने दरवाजा खोला। सामने डाकिया खड़ा था। धनराज को एक लिफाफा देकर वह चला गया। धनराज आशा के पास बैठकर लिफाफा खोलने लगे। पत्र देखकर प्रतीत होता था कि वह विदेश से आया था। धनराज के पिता कनाडा में रहते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि पिताजी का ही पत्र होगा। पहले धनराज और आशा भी कनाडा में रहते थे, परंतु उन दोनों को वहाँ की सभ्यता और वातावरण रास नहीं आया था। उसके पिता केदारनाथ कई वर्षों से भारत में बसने की बात सोच रहे थे, परंतु कनाडा के व्यापार को समेटना आसान न था। धनराज ने पत्र खोलकर पढ़ना शुरू किया। प्रिय बेटा धनराज, प्यार, मैंने कनाडा में सारी संपत्ति बेच दी है और शीघ्र ही मैं भारत पहुंच रहा हूं। जैसे ही मुझे हवाई जहाज का टिकट प्राप्त होगा मैं सफ़र शुरू कर दूंगा। शायद यह पत्र पहुंचने से पहले ही मैं खुद भारत पहुंच जाऊं। मुझे दिल का दूसरा दौरा पड़ा था। डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। उनका कहना है कि अगर मैं व्यापार में और दौड़ धूप करूंगा तो मुझे किसी भी समय तीसरा दौरा पड़ सकता है और मेरी मृत्यु हो सकती है। मैं अपनी शेष जिंदगी अपने लाडले पोते पप्पू के साथ हंसते खेलते गुजारना चाहता हूँ। वह जब 6 महीने का था तब की उसकी तस्वीरें मेरे पास हैं। बस उन्हीं को प्यार करता हूँ, बाकी बातें मेरे पहुँचने पर होंगी। पप्पू को मेरी तरफ से जी भर कर प्यार देना। उससे कहना कि उसके दादा उसके लिए नई नई वस्तुएं और खिलौनों का भंडार लेकर आ रहे हैं। मैंने उसके लिए खास किस्म की खिलौना गाड़ी खरीदी है। उसे देखकर पप्पू बहुत खुश होगा। उम्मीद है बहू ठीक ठाक होगी। तुम्हारा पिता केदारनाथ। पत्र पढ़ते ही धनराज के हाथ पांव कांपने लगे, परंतु शीघ्र ही उन्होंने अपने आप को संभाल लिया। आशा घबराकर बोली, अब क्या होगा? जब पिताजी को पता चलेगा कि पप्पू अब इस दुनिया में नहीं है तो शायद वे ये सदमा सहन न कर सकें। उन्हें तीसरा दौरा पड़ सकता है। पप्पू तो चला गया, कहीं पिताजी भी। धनराज ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, तुम सिर्फ दुख भरी बातें ही क्यों सोचती हो? निराशा और घबराहट से मुसीबत टल तो नहीं जाती। फिर पिताजी को यहाँ पहुँचने में अभी थोड़ा वक्त है। तब तक सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। धनराज खुद अंदर से घबरा गए थे, परंतु अपनी पत्नी को बार बार तसल्ली दे रहे थे। लगभग 2 घंटे बाद एक टैक्सी बंगले में प्रविष्ट हुई। धनराज ने लपक कर देखा, उनके पिता टैक्सी का किराया चुका रहे थे। पिताजी आ गए हैं आशा, जल्दी से अपना बिगड़ा हुआ हुलिया ठीक करो, घबराना नहीं।
अपने पर तुम्हें काबू रखना होगा। अब और अधिक सोचने समझने का वक्त नहीं है। केदारनाथ ने कमरे में प्रवेश किया। आशा और धनराज दोनों हक्के बक्के होकर उन्हें घूर रहे थे। क्या बात है, मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? मेरा लाडला पोता कहाँ है? जल्दी से दोनों ने संभलते हुए केदारनाथ के चरण स्पर्श किए। शीघ्र ही उन्होंने फिर पप्पू के बारे में पूछा। धनराज और आशा इतनी जल्दी इस प्रश्न के लिए तैयार नहीं थे। वे बगलें झांकने लगे। तभी आशा ने शीघ्रता से और घबराहट में बिना सोचे समझे कह दिया, आप आइए पिताजी, बैठिए। पप्पू अपनी कक्षा के बच्चों के साथ पिकनिक पर गया है। 5 बजे शाम को मैं उसे स्कूल से ले आऊंगी। केदारनाथ ने घड़ी देखते हुए कहा, अब तो 5:30 बज चुके हैं। तुम दोनों अभी यहीं हो? क्या ऐसे ही देखभाल करते हो मेरे पोते की? फिर थोड़ा गुस्से से वे बोले, ड्राइवर को पप्पू के स्कूल का पता मालूम है? मालूम तो है पिताजी, लेकिन लेकिन कुछ नहीं। देख लिया तुम दोनों कितने लापरवाह हो। आज से उसकी देखभाल मैं करूंगा। मैं ड्राइवर के साथ कार लेकर पप्पू के स्कूल जा रहा हूँ। मैं अपने पोते को पहचान सकता हूँ। केदारनाथ बाहर निकल गए। आशा और धनराज एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। अब क्या होगा? आशा ने घबराए स्वर में पति से पूछा। हिम्मत से काम लो, जो होगा ठीक ही होगा। ड्राइवर केदारनाथ को सीधा पप्पू के स्कूल ले गया। वहां पहुंचकर उन्हें मालूम हुआ कि पिकनिक बस कभी की वहां पहुंच चुकी है और अभिभावक बच्चों को अपने साथ ले गए हैं। परंतु एक बच्चे को लेने कोई नहीं आया, इसलिए वह बच्चा चौकीदार के पास बैठा हुआ था। जब केदारनाथ चौकीदार के पास गए तो देखा कि एक बच्चा एक पिल्ले को गोद में लिए हुए बैठा था। वह सूनी सूनी नजरों से इधर उधर देख रहा था। केदारनाथ ने उसे गौर से देखा तो नन्हा भी उनकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। पप्पी भी जोर जोर से पूंछ हिलाने लगा। केदारनाथ ने प्यार से पुकारा, पप्पू बेटा। तभी पप्पी ने उसके पांव पर गुदगुदी की तो वह हंसने लगा। केदारनाथ ने भी खुशी से झूमकर नन्हे को अपनी गोद में उठा लिया और भाव विभोर होकर उसे बेतहाशा प्यार करने लगे। वह नन्हे का माथा चूमते हुए बोले, अब मैं आ गया हूँ बेटा। मैं तुम्हारा दादा हूँ। मैं तुम्हारे लिए ही यहाँ आया हूँ। अब हम साथ साथ रहेंगे। तुम्हारे माता पिता की लापरवाही देख ली है मैंने। चलो घर चलते हैं। उधर आशा और धनराज उदास बैठे हुए स्थिति का सामना करने की कोशिश कर रहे थे। आशा ने डूबती आवाज में कहा, मुसीबत पर मुसीबत खड़ी हो रही है। अब जब पिताजी को स्कूल में पप्पू नहीं मिलेगा तब क्या होगा? तुम्हें इस तरह झूठ नहीं बोलना चाहिए था। एक झूठ को छिपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं। फिर जब पिताजी को सच्चाई का पता चलेगा। धनराज अपना वाक्य पूरा कह भी नहीं पाए थे कि कार बंगले में प्रविष्ट हुई। उन्होंने देखा कि केदारनाथ एक बच्चे के साथ कार से बाहर निकल रहे हैं। उन्होंने बच्चे को अपनी छाती से चिपका रखा था। यह देख धनराज और उनकी पत्नी आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे को प्रश्नवाचक निगाहों से देखने लगे। दोनों असमंजस में पड़ गए। स्तब्ध से वे कभी बच्चे को देखते तो कभी पिताजी को, और कभी दुम हिलाते हुए पप्पी को। नजदीक पहुंचकर केदारनाथ ने कहा, तुम दोनों इस तरह हैरान होकर हमें क्यों देख रहे हो? तुम क्या समझे थे कि मैं पप्पू को पहचान नहीं सकूंगा? देखो, मैंने अपने बेटे को पहचान लिया, लेकिन इस लापरवाही के लिए मैं तुम लोगों को माफ नहीं करूंगा। पप्पू बेचारा अकेला चौकीदार के पास बैठा हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं। आज से यह मेरे साथ ही रहेगा और मेरे कमरे में सोएगा। वे नन्हे को लेकर ऊपर वाले कमरे में चल पड़े। तभी धनराज ने कहा, लेकिन पिताजी, आप मेरी बात तो सुनिए। यह बच्चा नहीं, अब मैं बहुत थक गया हूँ। बाकी बातचीत कल होगी। रात को मेरे और पप्पू का भोजन मेरे कमरे में भेज देना। और हाँ, पप्पू के पप्पी के लिए भी खाने को कुछ भेज देना। धनराज और आशा अपने कमरे में बैठे हुए थे। रात गहरी हो रही थी, लेकिन नींद उनके नेत्रों से कोसों दूर थी। पप्पू की मृत्यु के कारण मेरा तो पहले ही बुरा हाल था, ऊपर से यह नई मुसीबत। पिताजी न जाने किसका बच्चा उठा लाए हैं। आशा धीरे से बोली, मैं सोच रहा हूँ कि पिताजी को सच्चाई बता देनी चाहिए, नहीं तो कोई और बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। हम कितना भी प्रयत्न करें, सच्चाई को छिपा नहीं सकते। पिताजी को पप्पू की मृत्यु को सहन करना ही पड़ेगा। हाँ, आप ठीक कहते हैं। एक ना एक दिन तो सच्चाई सामने आ ही जाएगी। फिर हम कब तक झूठ पर झूठ बोलते रहेंगे? हम कल ही पिताजी को सच्चाई बता देंगे।
लंबे सफ़र की थकान के बावजूद देर रात तक केदारनाथ उससे बातें करते रहे। नन्हा भी अपनी तोतली जबान में उनके साथ बतियाता रहा। उसकी प्यारी बातों ने केदारनाथ का मन मोह लिया था। जब उन्होंने नन्हे को खिलौना गाड़ी दी तो वह खुशी से झूम उठा। सुबह धनराज, आशा, केदारनाथ और नन्हा एक साथ नाश्ता कर रहे थे। केदारनाथ ने नन्हे को अपनी गोद में बिठा रखा था। वे दोनों आपस में बात कर रहे थे। मेज के नीचे फर्श पर पप्पी बैठा हुआ कुछ खा रहा था। धनराज और आशा बार बार नन्हे को निहार रहे थे। न चाहते हुए भी उनकी नज़र उसकी ओर उठ जाती थी। धनराज अपने पिताजी को सच बताने का अवसर खोज रहे थे। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी केदारनाथ बोल पड़े, चलो पप्पू बेटा, हम बाहर बगीचे में जाकर बैठते हैं। पप्पू पप्पी को भी बुला लो, बाहर बहुत सुहावना मौसम है। पिताजी के जाने के बाद धनराज ने कहा, आशा एक बात कहूँ? जी कहिए। क्या उस बच्चे में तुम्हें पप्पू की छवि नजर नहीं आती? मुझे तो बिल्कुल पप्पू जैसा ही दिखाई देता है। हाँ, मैं भी आपसे यही कहने वाली थी। उसे देखकर मैं तो भूल ही गई थी कि पप्पू हमारे बीच नहीं है। लेकिन वह बच्चा है किसका? पिताजी कहाँ से लाए हैं उसे? इसका उत्तर तो वही दे सकते हैं। तभी केदारनाथ ने भीतर आते हुए कहा, क्या खुसर फुसर हो रही है? जरा हम भी तो सुने। पिताजी, आप जरा मेरे साथ मेरे कमरे में आइए, आपसे जरूरी बात करना चाहता हूँ। धनराज बोले। दूसरे कमरे में पहुंचकर धनराज ने पप्पू के बारे में सब कुछ सच सच बताते हुए उसकी मौत का समाचार भी उन्हें सुना दिया। शोक समाचार सुनते ही केदारनाथ अवाक रह गए। उनके होंठ खुले के खुले रह गए। उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। धीरे से पलंग पर बैठ गए। आशा भी तब तक वहां पहुंच चुकी थी। धनराज ने कहा, अपने आप को संभालिए पिताजी। केदारनाथ ने दुख भरे स्वर में कहा, पप्पू की मौत की खबर सुनकर मुझे अति दुख हुआ बेटा, परंतु अफसोस इस बात का भी है कि तुमने मुझे इतना कमजोर समझा। मृत्यु एक कड़वा सत्य है बेटा, इसे हर इंसान को सहन करना पड़ता है। नन्हा धीरे धीरे चलता हुआ वहां आ पहुंचा। फिर वह केदारनाथ की गोद में जाकर बैठ गया। केदारनाथ ने उसको अपनी छाती से भींच लिया और कहा, मेरे लिए तो यही पप्पू है। पप्पू को तो मैंने देखा कभी नहीं था, उससे तो जुदा हो गया, परंतु इस बच्चे से जुदा ना हो सकूंगा। उन्होंने धनराज और आशा को कहा, अब जो होना था सो हो गया। पप्पू की याद में रो रो कर जीवन व्यतीत करने से क्या यह बेहतर नहीं कि तुम दोनों इस बच्चे को ही अपना पुत्र, अपना पप्पू समझो। परिस्थिति से समझौता कर लो बेटा। आशा ने कहा, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली पिताजी। इस तरह मुझे जीने का सहारा मिल जाएगा, लेकिन यह बच्चा है किसका? पिताजी, आपको यह कहाँ से मिला? धनराज के प्रश्नों का उत्तर केदारनाथ ने संक्षेप में दे दिया। धनराज सोचते हुए बोले, सबसे पहले हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। हो सकता है कि इसके माता पिता ने वहां रपट दर्ज करवाई हो। आशा, केदारनाथ और धनराज पुलिस थाने गए। नन्हा भी उनके साथ था। वहां जाकर उन्होंने थानेदार को नन्हे के बारे में सब कुछ बता दिया। एक बच्चा विद्यावती अनाथालय से गुम हो गया था, उसकी रपट हमारे पास दर्ज है। शायद वह यही बच्चा हो, थानेदार ने कहा। धनराज ने कहा, कृपया करके आप हमारे साथ अनाथालय चलिए, अभी इसी वक्त। हमारे पास कार है, 10 मिनट में वहां पहुंच जाएंगे। वे सब नन्हे को लेकर विद्यावती अनाथालय गए। मुख्य अधिकारी से मिलकर थानेदार के सामने धनराज और आशा ने नन्हे को विधिवत गोद ले लिया। फिर वे सब हंसी खुशी घर लौट आए। पुत्र वियोग में दुखी माँ बाप को बेटा मिल गया, दादा को पोता मिल गया और नन्हे को सहारा मिल गया। जब वे बंगले पर पहुंचे तो पप्पी व्याकुल होकर इधर उधर दौड़ रहा था। नन्हे को देखते ही वह दुम हिलाता हुआ उसके पास गया और उसके पांव पर गुदगुदी करने लगा। नन्हे ने हंसते हुए उसे गोद में उठा लिया और बंगले में प्रविष्ट हो गया। धनराज के बंगले में फिर से रोशनी जगमग करने लगी। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।